अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो बनता है। दूसरा लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश ने अपने जो प्लेयर्स हैं उनको जो एनओसी है वो भाईजान इस तरह जारी नहीं किया कि खुलेआम जाओ जी जितना मर्जी खेल लो। वो कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल सीरीज भी खेलेंगे और साथ में पीएसएल भी खेलेंगे। ये क्या कहानी है? पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था, पाकिस्तान ने अपने प्लेयर्स को खुली बिग बैश लीग खेलने दी थी। इस पर बात करेंगे। केपी की जो गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं कि भाई हम प्रॉपर तौर पर पीएसएल को करा लेंगे, आप उसकी टेंशन ना ले, आप मैचेस हमारे यहाँ भेजिए, हम उसको प्रॉपर तौर पर मैनेज कर लेंगे। ये क्या स्टोरी है वो आप उसको शेयर करेंगे। आयरलैंड के कैप्टन जो स्टेप डाउन कर गए, इसके और बात करेंगे। बटलर ने बात की है T20 रिटायरमेंट को लेकर, क्या कहना है उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। इमाद वसीम ने बात किया कि भाई प्लेयर्स जो वो अपने लिए खेलते हैं, ये क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साले के ना भूलिएगा। ये भाई साहब बड़ा देर बैठे रहे चांद के इंतजार में और बड़ा और एक्साइटेड थे कि आज चांद आता है। मैं इनको कल से समझा रहा हूँ कि ऐसा कोई सीन नहीं है, एक रोजा इंशाल्लाह हम और रखेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा और एक्साइटेड आज रहे। तो कैसा रहा आपका चांद वाला जो आप सेगमेंट कर रहे थे? नहीं, मैं भी खुश था, मैं भी चाहता था कि ईद जो है वो कल नहीं होनी चाहिए बल्कि एक रोजा और हो जाए। तो आप इतने और एक्साइटेड क्यों थे चांद को लेके? नहीं, वो जाहिर है वो बंदा एक्साइटेड होता है कि बंदा देखता है कि सुना है कि वो लोग कह रहे हैं कि दाऊद मुगल कह रहे हैं आएगा नजर, आप बैठे आएगा आएगा आएगा। नहीं, मैंने एक बंदे के साथ शर्त भी लगाई हुई थी, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि चलो ठीक है चांद नजर आ जाए। लेकिन ऑब्वियसली अगर मेरे दिल में यही था कि थोड़ा ईद लेट हो, क्योंकि वैसे भी ईद तो आपको पता है कि हम लोगों की तो ऐसे थोड़ी सी बोर सी गुजर रही होती है। जितना बंदा उम्मीद लगा रहा होता है कि ईद अच्छी गुजरे, उससे बेहतर इवन रमजान अच्छे गुजर जाती है। नहीं, एक और चीज भी ना कि कल इंशाल्लाह जुम्मा भी पढ़ लेंगे, अगले दिन ईद पढ़ेंगे, ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल। और ऐसे भी कहते हैं कि जुमे को अगर ईद होती है तो हुकूमतों के ऊपर बड़ी भारी पड़ती है, तो कोशिश होती है गवर्नमेंट्स की कि ईद जुमे को ना ही हो। खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है नंबर 1 पे वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। तो बांग्लादेश ने जो है भजन वो ये कहानी कर दी है कि बांग्लादेश ये कह रहा है कि जो हमारे तमाम तरह प्लेयर्स इस बार खेलने के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग, उनको पार्शली एनओसी जारी कर रहा है। यानी कि बांग्लादेश का आपको पता है कि न्यूजीलैंड जो है उन्होंने ट्रैवल करना है अप्रैल के महीने में बांग्लादेश, जहां पर उन्होंने खेलने हैं 3 ओडीआईस और 3 T20 पर सीरीज जो मुश्तमिल होगी वो उन्होंने खेलनी है। और अब बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पीएसएल भी खेलने आना है, लिहाजा उन्होंने ऐसे बनाया कि भाई वो पहले पार्ट में आकर पीएसएल खेल लें, फिर जब न्यूजीलैंड की टीम आए वो फिर वहां जाकर जो है वो अपनी ओडीआई सीरीज भी खेल लें, इवन T20 भी जो है कुछ प्लेयर जो है जाकर खेल लें, और उसके बाद फिर जब वो सीरीज खत्म हो वो दोबारा आकर जो है हमारा जो पीएसएल है वो ज्वाइन कर ले। पहले तो दाऊद साहब ये बताएं कि ये कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको एनओसी जो है जारी हुआ है, और ये कब से कब तक एनओसी जारी हुआ, क्योंकि बड़े उन्होंने हाफ में एनओसी जारी की। लेकिन 6 प्लेयर्स हैं बांग्लादेश के जिनको एनओसी तो जारी किए गए हैं, लेकिन बहुत ही आप कह सकते हो कि लिमिटेड टाइम के लिए किए गए हैं। दो हिस्सों में कहा गया कि हम देंगे। पहले तो आपको नाम बताता हूं, फिर आगे इस पे बात करते हैं। एक तो मुसाफिजुर रहमान है, जो कि बहुत बड़ी साइनिंग थे लाहौर कलंदर के, और आपको पता है बहुत ड्रामा भी चला। पहले आईपीएल में उनको लेकर छोड़ दिया गया, फिर पीएसएल उनको ले लिया था, तो काफी वो हाईलाइटेड है। इसके बाद परवेज हुसैन इमोन को आज साइन कर लिया। इसके अलावा शरीफुल इस्लाम, नाहिद राना, तंजीद हसन और रिशाद हुसैन, ये वो खिलाड़ी हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि बांग्लादेश ओडीआई आपको पता है वर्ल्ड कप भी है, फिर क्वालिफिकेशन भी एक स्टेक पे लगी हुई है, तो वो चाहते हैं कि वो सीरीज हम लाजमी उसको खेलें और जीते भी। इस सीरीज का जो आगाज है वो 17 अप्रैल से होगा। 17 अप्रैल को पहला ओडीआई, 20 को दूसरा और 23 को तीसरा। बांग्लादेश ने कहा है कि जो कुछ प्लेयर्स हैं ओडीआई में तो 100% प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन हां कुछ प्लेयर्स को शायद T20 के लिए रिलीज कर दिया जाए, लेकिन बड़े नामों को पॉसिबल तौर पर T20 के लिए भी रिलीज नहीं किया जाएगा। T20 सीरीज इनकी 23 अप्रैल, 27 अप्रैल और 29 अप्रैल को खेली जाएगी। अच्छा, जो मुसाफिजुर रहमान की अपडेट दी गई है वो ये कहा गया कि 26 मार्च से 12 अप्रैल तक वो रहेंगे। उसके बाद वो वापस बांग्लादेश चले जाएंगे, जहां पे वो तैयारी करेंगे, जो उनका कैंप लगेगा वो ज्वाइन करेंगे, और फिर बांग्लादेश के और न्यूजीलैंड की जो सीरीज है ओडीआई वो खेलेंगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि पॉसिबल तौर पे जो अगर प्ले ऑफ्स होते हैं तो उसके लिए वो अवेलेबल रहेंगे, बीच का जो सीजन है वो नहीं खेल पाएंगे। अब बाकी भी इस तरह से खिलाड़ियों की अपडेट दी गई है। जो खिलाड़ी आपके बांग्लादेश और न्यूजीलैंड सीरीज में खेल रहे होंगे वो तो नहीं खेलेंगे, और मैक्सिमम सारे ही हैं जो सीरीज में खेल रहे होंगे। सवाल अली साहब यहां पे उठ रहा है, और सीधा सीधा सवाल यह है कि जब वर्ल्ड कप से ठीक पहले बिग बैश थी तो आपने अपने प्रीमियम खिलाड़ियों को, इंक्लूडिंग आपके बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, इन सबको आपने बिग बैश अलाउ किया था। इवन शादाब को चलो आपने बुला भी लिया था, लेकिन बाकी सबको आपने कहा था कि आप पूरी प्रेफरेंस जो बिग बैश को दीजिए। वर्ल्ड कप से पहले इन श्रीलंका, जहां पे आपने पूरा वर्ल्ड कप खेलना था,
उन कंडीशन में आपके लिए एक सीरीज थी जो एक बेहतरीन मौका था, और दोनों ही वो खिलाड़ी जो बड़े नाम थे पाकिस्तान के, शाहीन और बाबर, और वो दोनों ही ऐसे खिलाड़ी थे जो वर्ल्ड कप में बेकार परफॉर्मेंसेस दी, क्लूलेस रहे। ये वो दोनों ही खिलाड़ी थे जो इस तैयारी से महरूम रहे। नहीं बिल्कुल तो अली साहब, हमने ये किया, और बांग्लादेश जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनकी एक इंटरनेशनल सीरीज है, उसको वो इतनी प्रेफरेंस दे रहे हैं। और इतनी एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी सुनिए कि वर्ल्ड कप 2027 अभी कितनी दूर है, अभी कितनी दूर है। अभी उन्होंने क्वालिफाई जरूर करना है, लेकिन अभी दूर कितना पड़ा हुआ है, और उससे पहले वो प्रॉपर तौर पर अपनी जो प्रिपरेशंस है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और ओडीआई के हवाले से उनके प्लान्स जो है वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे भी बाबर आजम ने क्या पढ़ लिया श्रीलंका में जाके बाद में, शाहीन शाह अफरीदी ने क्या कर लिया श्रीलंका में जाके बाद में। बात तो ये है ना, में भी क्या तैयारी हुई, वही ना क्या तैयारी। बेहतर था कि वर्ल्ड कप आपका सर पर खड़ा हुआ था, 1 से 2 महीने में आपका वर्ल्ड कप था, और आपने अपने जो प्लेयर्स हैं वो उठाकर बिग बैश हफ्तों का टाइम था, हफ्ते ही कुछ रह गए थे, 3 हफ्ते रह गए थे। अफसोस की बात है यार, यकीन कीजिए अफसोस की बात है कि एक तरफ बांग्लादेश जो अभी से प्रायोरिटी ये दे रहा है कि हमने 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, और बीच में अपने प्लेयर्स को कह रहा है कि भाई वापस आओ, सीरीज खेलो, फिर बेशक वापस चले जाओ। जहां आप शादाब को भेज सकते थे, वहां पर आप बाबर आजम को भी भेज सकते थे कि बाबर आजम की ज्यादा जरूरत है। आज आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से, ये सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से, कि आपने किस बेस पे ऑस्ट्रेलिया के लिए आपने बिग बैश के लिए अलाउ कर दिया, और यहां पर आपने पूरा वर्ल्ड कप जो है उसकी तैयारियों का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब तो वर्ल्ड कप गुजर चुका है, अब तो मायूसी है, वर्ल्ड कप आपके हाथ से निकल गया। तो वो टीमें जो वर्ल्ड कप की एक बेहतरीन तैयारियां करती हैं, वहीं जो वर्ल्ड कप जीती हुई टीम थी इंडिया, वो न्यूजीलैंड को उन्होंने बुला के, और न्यूजीलैंड फाइनलिस्ट थी ना, उसके साथ उन्होंने प्रॉपर पूरी सीरीज खेली इंडिया के अंदर, पूरी सीरीज। तो आप देखो न्यूजीलैंड की भी तैयारी हुई, वो भी फाइनल में गए। प्लस आप देखो इंडिया जो घर पर पूरी उन्होंने एक सीरीज खेली, उससे पहले साउथ अफ्रीका को होस्ट किया था, उन्हीं कंडीशन में भरपूर तैयारी की, बल्कि कोई तैयारी की जरूरत नहीं थी। घर पे तो आप खेलते रहते हो, आपकी लगातार सीरीज होती है, लेकिन वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्होंने अपना जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड था उसको पूरी भरपूर तैयारी करवाई। तो यह फर्क रहता है, और हमने अपनी गलतियों की वजह से इतना बड़ा वर्ल्ड कप खराब किया, और इस तरह की छोटी छोटी गलतियां बहुत करते हैं। दुख यह होता है कि गलतियां हम करते हैं और फिर सीखते भी नहीं है। जैसे अभी आप देख लो, फखर जमान के वाले से बड़ा सोशल मीडिया में भी चल रहा है और हर जगह चल रहा है। फखर जमान को आकिब जावेद ने कहा कि वो अनफिट है। अब फखर जमान इतने उड़ते उड़ते डाइविंग कैच पकड़ रहे थे, इवन अब्दुल रऊफ को फिर फखर जमान ने खुद भी आके, क्योंकि आकिब जावेद से बड़ा अच्छा ताल्लुक है फखर जमान का, तो उन्होंने आके डिफेंड करने की कोशिश की कि नहीं नहीं मैं हल्का सा इंजर्ड ही था, अब मैं हल्का हल्का रिकवर हो गया हूं। वो पूरा पारा करने के लिए हमें पता है कि जो आप उन्हें भी पता है सिलेक्टर है आकिब जावेद, फखर को भी पता है भाई खुश रखना है, वरना सबसे पहले गर्दन तो मेरी पकड़ी जाती है। प्लस लाहौर कलंदर की वजह से उनका ताल्लुक भी बड़ा अच्छा रहा है। लेकिन बाबर आजम का आप देख लो, बाबर आजम को उन्होंने कह दिया कि अनफिट है, उन्होंने आगे इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी लगा दी, और उनको मोक करने के लिए, देखो जी तुम मुझे कहते मैं अनफिट हूं, ये देखो चलते, और जान के हल्की सी पांव एडिट कर दिया, एक टांग को यूं कर दिया अपनी एडिट करके, और वो जान के ऐसी तस्वीर लगाई। तो बात यह है कि आप अजीबोगरीब हरकतें किए जा रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट में चीजें बिल्कुल भी जो है वो अच्छी नहीं चल रही हैं। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है केपीके की गवर्नमेंट के हवाले से। तो केपीके की जो गवर्नमेंट है वो फुल इंश्योरेंस दे रही है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो हमारे मैचेस हैं, जो आपने पीएसएल के हमारे मैचेस, हमारा जो इमरान खान स्टेडियम है पेशावर में जो उसको दिए हुए वो आप करवाइए। तो हर सूरत जो है वो हम आपके साथ जो मैचेस हैं वो केपीके की जो गवर्नमेंट है कह रहे हैं कि हम उसको इंश्योर करेंगे, उसकी मुकम्मल जो सेफ्टी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, वो हमारे जिम्मे ही होगी। अदरवाइज आप अगर जो है ये मैचेस जो है यहाँ से बाहर लेकर जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो चीजें पेशावर के लिए खराब हो जाएंगी। देखिए केपीके की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट तो की है कि आप जो है वो ये मैच शिफ्ट ना कीजिए, क्योंकि कल हम आपको खबर दे रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसने वार्निंग दे दिया कि उनका कोई भी रेसिडेंट या खिलाड़ी केपीके पेशावर मत जाए, क्योंकि वहां पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला खराब है, अफगानिस्तान कुछ भी कर सकता है, तो आपको वहां पर नहीं जाना। और इवन अफगानिस्तान की तरफ से उल्टी सीधी वो गीदड़ भपकियां भी जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। वो बयानात वहां से आ रहे हैं कि अगर पेशावर में मैच हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पिंडी में कर देंगे, ये कर देंगे। फॉरेन प्लेयर्स को सोशल मीडिया में भी धमकियां, जो सो कॉल्ड अफगानी है वो धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मुंह की खानी पड़ेगी जो भी इस तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन अली साहब, केपीके की गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है कि आप हमें मैचेस, जो हमारा एक ही मैच है 28 तारीख को पेशावर ज़ल्मी और पिंडीज का, वो एज पर शेड्यूल होने दीजिए। उन्होंने जो प्लान दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो ये कह रहे हैं कि ड्रोन एंटीसेप्शन का जो पूरा सिस्टम है वो भी हम लगा कर रखेंगे, अगर कोई ड्रोन आया तो उसको भी हम फाड़ देंगे। प्लस जो बॉम्ब डिस्पोजेबल का स्क्वाड है वो मौजूद रहेगा, ऊपर जो रूफ टॉप पे डिप्लॉयमेंट रहेगी वो भी हम रखेंगे, और भी उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। जो होटल होगा, जो होटल भी बात कर रहा था, मैंने कहा यार कि ये कैसा एक माहौल जो है बनता जा रहा है
कि मतलब अब ऐसे मैचेस होंगे कि आपको जो स्टेडियम्स की छतें उस पर ड्रोन इंस्ट्रक्टर और मुजाहिद इंस्ट्रक्टर लगा और वो कहेंगे तुम खेलते रहो और तुम खेलते रहो, मतलब तुम जो ड्रोन आएगा वो उड़ा देंगे, आएगा उड़ा देंगे, तुम्हारे तक नहीं पहुंचेगा। मतलब दुनिया किस फेज में दाखिल हो गई है। अभी कल परसों में एक वीडियो देख रहा था दुबई की, वहां दुबई की छत पे डांसिंग चल रही है, साथ मुजाहिल भी चल रहे हैं, साथ मुजाहिल भी इंटरसेप्ट हो रहे हैं और साथ अपने जो डांसिंग प्रोग्राम भी जो साथ साथ चल रहे हैं। मतलब दुनिया इस फेज में अब दाखिल होने जा रही है। अल्लाह माफ करे कि छत पे मुजाहिल चल रहे होंगे, नीचे लोगों के नॉर्मल। लेकिन देखो केपी की गवर्नमेंट ये कह तो रही है, लेकिन जैसे भी आपने बात कही है, ऐसा हो नहीं सकता कि बम डिस्पोजेबल स्क्वाड वाले खड़े हुए हैं, वहां से ड्रोन को एंटीसेप्ट करने के लिए इंस्टॉलेशन हुई हुई है। आप एक जो ड्रोन आएगा उसको उड़ा दिया जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो कहा गया कि हम नस्ब कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, और ऑलरेडी लगे हुए भी हैं, तो कहा गया कि उनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। बात यह है कि ऐसे सिचुएशन में कैसे मैच खेला जा सकता है, ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि फॉरेन प्लेयर्स मानेंगे, और आई डोंट थिंक सो कि पीसीबी भी फिर इस तरह से मैच करवा सकता है। बिल्कुल पेशावर में मैच होना चाहिए, और केपी के लिए हम बल्कि खुद चाह रहे हैं कि मैच हो। तो मैं और अली साहब हमने बात की भी है कि हम सोचा हुआ है कि वो हिस्टोरिक जो मूवमेंट होगी पेशावर में वो हम अपने आंखों से देखना चाहते हैं, क्योंकि पेशावर में क्रिकेट दोबारा से बहाल होना ये बहुत ही बड़ी चीज होगी। लेकिन दाऊद साहब पाकिस्तान के रियलिटी की तरफ अगर आए ना, और आप एक सच की तरफ आए, ठीक है, हमारे लिए भी जबरदस्त है, केपीके के अवाम के लिए भी जबरदस्त है, फैंस के लिए भी जबरदस्त है, लेकिन इस वक्त ये चीज स्टेक पर लगाना गलत है। ठीक है ना, इस टाइम के ऊपर इवन हम ये बात कर रहे हैं कि रावलपिंडी, हाँ, सिक्योरिटी जो थ्रेट है वो बहुत ज्यादा हाई अलर्ट है पेशावर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिंडी इवन जो है वो आपका वो इस वक्त इतना रिस्की वेन्यू बना हुआ है, तो पेशावर तो बहुत दूर की बात है। तो आपको एक बिगर पिक्चर जरूर देखनी पड़ती है। अगर आप देखो नेशनल T20 कप दिया ना पेशावर को, कितना जबरदस्त कप हुआ, सारों ने एंजॉय भी किया। लेकिन अगर आप PSL जैसा, क्योंकि इसमें होता यह कि नेशनल T20 कप तक नेशनल बात ही रहती है, PSL बात इंटरनेशनली आ जाती है, फिर एक सिटी या एक सूबे की बात नहीं आती। पिंडी मेरा शहर है, पिंडी इनका शहर, हम तो ये भी चाह रहे हैं कि भाई पिंडी से भी अगर बाहर PSL चाहता है तो चला जाए। इस वक्त ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस सिटी में मैच होने चाहिए, इस वक्त ये इंपॉर्टेंट आ गया कि PSL होना चाहिए, और PSL मुकम्मल सेफ्टी के साथ पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर जहां भी होता है होना चाहिए। इस सब में अगर आप देखो तो नजर ये आ रहा है कि कराची को अपने कम मैचेस दिए हुए, लेकिन कराची, लाहौर और ये मुल्तान और जो आपके फैसलाबाद सेफ दिख रहे हैं, यही नजर आ रहे हैं कि आप यहीं पर करवा लो। रावलपिंडी भी क्योंकि अंडर थ्रेट, अगर आप देखो यहां पर भी मामला चल रहे हैं, हाँ, तो ये क्योंकि यहां पर तो ये भी अगर आप देखो तो उतना सेफ नहीं है। पेशावर तो बिल्कुल नहीं, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी अगर आप देखो क्योंकि करीब करीब लगते हैं, तो इनसे आप जितना दूर रखेंगे PSL को, तो ये आपके लिए PSL के ब्रांड को करवाना एक अकलमंदी वाला काम होगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे, सिर्फ अभी तो एक मैच है, अगले साल हालात बेहतर हो तो पेशावर को 5-6 मैचेस मिले, ज्यादा मैच मिले, लेकिन फिलहाल के लिए PSL होना इंपॉर्टेंट है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है आयरलैंड के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि आयरलैंड के जो कैप्टन है दाऊद साहब वो स्टेप डाउन कर गए हैं। देखिए बिल्कुल पॉल स्टिरलिंग के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, और यह है कि पॉल स्टिरलिंग ने T20 वर्ल्ड कप के बाद यह फैसला किया है कि अब वो T20 की कप्तानी नहीं करेंगे, अलबत्ता वो T20 खेलेंगे भी, और जो एक मेजर रोल है आयरलैंड क्रिकेट के लिए वो अदा करते रहेंगे। अलबत्ता पॉल स्टिरलिंग ODI की कप्तानी नहीं छोड़े, ODI के वो स्टिल कप्तान रहेंगे। ये एक बड़ा फैसला है आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टिरलिंग का कि वो ODI की कप्तानी करेंगे, अलबत्ता वो T20 की कप्तानी छोड़ रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी आयरलैंड की कप्तानी करना, और हमेशा ये एक मेरी ख्वाहिश थी आयरलैंड क्रिकेट की नुमाइंदगी करना, कप्तानी की मैंने, और हमेशा एक पैशनेट होके की। लेकिन अब मैं समझता हूं कि कोई और कैंडिडेट आयरलैंड की T20 को आगे लेकर जाए, मैं उसका भरपूर साथ दूंगा। बीइंग अ सीनियर मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि T20 की क़यादत कोई और करे, अलबत्ता ODI की मैं ही करूंगा। और फोकस जो है हमारा वो वर्ल्ड कप 2027 ना सिर्फ क्वालिफाई करके उसके अंदर खेलना, बल्कि अच्छा परफॉर्म करना भी है। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जॉस बटलर, जॉस दी बॉस को लेकर। तो जॉस दी बॉस ने जो है T20 जो रिटायरमेंट है उसको लेकर बात की है, क्या कहना है जी उनका? देखिए काफी र्यूमर्स चल रही थी कि शायद अब बटलर जो बिल्कुल बेकार रहे इस T20 वर्ल्ड कप में, अब वो T20 को खैर बात कह देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरा वर्ल्ड कप बहुत ही बेकार रहा, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, करंटली मेरी फॉर्म भी बड़ी बुरी है, अभी IPL आने जा रहा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो अपना टाइम है वो अपनी फैमिली के साथ पहले गुजारूं। फ्रेंच माउंटेन्स में मैं जा रहा हूं, बिल्कुल क्रिकेट से दूर रहूंगा, और फुल फोकस जो मेरा हॉलीडेज पे रहेगा, और मैं कोशिश करता हूं कि उन हॉलीडेज के बाद मैं बिल्कुल फ्रेश अप होकर IPL खेलूं, वहां पे फॉर्म दिखाऊं और इंग्लैंड की तरफ से भी अच्छा करूं। बाकी उन्होंने कहा कि मुझे पिक करना ना पिक करना वो ऑब्वियसली मेरी डोमेन नहीं है, वो सिलेक्टर और कप्तान का काम है। अगर उनको लगता है सिलेक्टर्स को कि मैं फिट नहीं बैठा तो वो मुझे ड्रॉप कर देंगे, लेकिन फिलहाल मैं T20 क्रिकेट को रिटायरमेंट नहीं दे रहा। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो अच्छी नहीं रही थी तो उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी ODI और T20 की, जिसके बाद हैरी ब्रूक को कप्तान बना दिया गया था। लेकिन बटलर होपफुल है कि वो IPL से कम बैक करेंगे अपनी T20 की फॉर्म में। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इमाद वसीम के हवाले से। तो इमाद वसीम का दाऊद साहब एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है
कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपनी एवरेज को लेकर जो है वो सोचते रहते हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड चल रहा होता है, जो हिसाब किताब चल रहा होता है, उस हिसाब से क्रिकेट नहीं खेलते हैं भाई। देखिए इमाद का बयान जो बड़ा वायरल भी हुआ है, इमाद वसीम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के अब जो खिलाड़ी हैं उनका टोटल फोकस ये होता है कि हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेहतर है, हमारे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स आते रहे। पाकिस्तान टीम हार रही है, क्या कर रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक प्लेयर अपने 50-60 रन बना लेता है तो वो सेटिस्फाई होकर सोता है कि भाई मेरा काम हो गया। उसको दुख नहीं है कि टीम हार गई, उसको है कि बस मैंने अपना काम पूरा कर दिया। बल्कि पहले रोल ये होता था कि प्लेयर अगर 10 रन भी बना रहे हैं लेकिन वो एक टीम के लिए अगर काम आ रही है, टीम जीत रही है, तो वो खुश होते थे। लेकिन अब एग्जांपल हमने एक देखी भी, देखो साहबजादा फरहान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी एशिया कप में, हमें बिल्कुल अच्छा लगा था, उन्होंने पहली बार बुमराह को मारा सारा कुछ, लेकिन हमने बाद में देखा वो बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत सेटिस्फाइड थे। हाँ, ये नहीं देख रहे थे कि हम हार गए। वो चेहरे पे कोई हमें गम नहीं दिखा कि पाकिस्तान हार गया या कुछ हो गया। वो प्रॉपर तौर पर ऐसा लगा कि बस बहुत कुछ कर दिया मैंने, मतलब एक फील आ गया कि यार। दूसरी तरफ हमने संजू सैमसन को देखा था अभी रिसेंटली, उन्होंने जो इंडिया में इतने जबरदस्त रन किए, लेकिन वो फिर भी अपनी सेंचुरी की तरफ नहीं जा रहे थे। वो उनका एक फोकस अलग था, वो दिख रहा था कि यार वो चाह रहे हैं कि गोल डन करना है। तो इमाद वसीम को मानना यही है। और देखो पाकिस्तान टीम ऐसा टीम भी तभी अच्छा करेगी जब आप एक ऐसा टीम सोचोगे। ये नहीं कि यार मेरे 90s पे खड़े मैं सेंचुरी कर लूं, वो सोच एक प्लेयर तो खाली बना देगी लेकिन वो एक टीम नहीं बना सकती। और अभी करंटली अगर आप देखो तो शायद ये फर्क, बात उनकी ठीक भी है कि ये कमियां पाकिस्तान में नजर आ रही है चेंज हो। और हमने शायद इस तरह का गोल सेट किया कि जो रन ज्यादा बना रहा है थोड़े बहुत उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं। ये नहीं सोचते कि इंपैक्टफुल प्लेयर कौन है। पिछले कुछ अरसे में बाबर और रिजवान में इसको असल कसूरवार करार दूंगा कि इन दोनों ने मिलकर ना इतने बुरे तरीके से आवाम को मैनिपुलेट किया ना अपनी एवरेज में, अपने रिकॉर्डों में। T20 की बात, जब भी इनके बारे में कोई नेगेटिव बात हो रही होती है, समझ ये करें वो T20 की ज्यादातर हो रही होती है, तो उसमें इन्होंने इतना गलत तरीके से मैनिपुलेट किया, क्योंकि दोनों की एक्चुअल में T20 में उस तरह जगह नहीं बनती थी, लेकिन दोनों ने अपने रिकॉर्ड्स, अपनी एवरेजें दिखा दिखा के ऐसा मैनिपुलेट किया कि जो नए आने वाले लोग हैं उनको भी ये लगता है कि जो ये कर गए अगर यही हम करेंगे तो हम कामयाब। एग्जैक्टली ऐसे ही है, तो यही कहानी है। तो चले उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल है तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।